नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास वोट। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अर्थात सूचना के अधिकार के कानून के अंतर्गत क्यों नहीं लाया जाए। जब सूचना आयोग ने ये आदेश दिया है तो इसके ऊपर सरकार को, राजनीतिक दलों को क्यों आपत्ति है। आखिर राजनीतिक दल जनता की प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्या लोगों का अधिकार उनको सवाल पूछने का है या नहीं है, ये अपने जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं और अगर भागना चाह रहे हैं तो क्यों भागना चाह रहे हैं। इसलिए हम आपको आज बिंदास बोल में पूछ रहे हैं कि सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत राजनीतिक दल क्यों नहीं आ सकते। सारे राजनीतिक दल वैचारिक दृष्टिकोण से या विभिन्न कारणों से एक दूसरे के खिलाफ भले कितनी भी बात बोलते हो, लेकिन जब पूरी जमात की बात आती है तो सारी राजनीतिक जमात एक दूसरे को बचाने के लिए संगठित होकर ऐसे विषयों का विरोध करती है। और सबने यही कहा है, करीब करीब सबने कहा है कि ये सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए धोखादायक है। अगर आरटीआई सरकार के लिए, सरकार का भ्रष्टाचार बाहर निकाल सकती है तो राजनीतिक दलों का क्यों नहीं निकाल सकती। आखिर राजनीतिक दलों को केवल 20% ही डोनेशन मिलता है, ऐसा वो कहते आए हैं, तो 80% खर्चा चलता कहां से है। राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम कई छोटे मोटे नेता हेलीकॉप्टर से लेके एयरक्राफ्ट चार्टर लेकर घूमते हैं। इनके बिल कौन पे करता है, कैसे होता है चुनावों का खर्चा। एक सांसद बनने के लिए 5-5 करोड़ रुपए अगर कुछ लोग खर्च करते हैं, इसमें कुछ खर्चा राजनीतिक दल करते हैं, तो 500 जगह पर कैंडिडेट खड़े करने वाले के हजारों करोड़ आते कहां से है। ये सारी चीजें किसी को पूछने का अधिकार है या नहीं, ये होना चाहिए। आखिर कुछ राजनीतिक दल किसी बिजनेस हाउस के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। कुछ राजनीतिक दल बिजनेस हाउस के विषय में बोलते हैं फिर चुप क्यों हो जाते हैं। ऐसे तमाम सारे विषय हैं जो सामने आने चाहिए। वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियां लॉबिंग के लिए करोड़ों रुपए यहां पर खर्च करती है, अपने बैलेंस शीट में वो अमेरिका में डिक्लेयर करती है। ये पैसे किस राजनीतिक दल ने लिए। ऐसे सारे सवाल इस आरटीआई के थ्रू जनता के सामने आ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता तो चाह रही है, लेकिन सरकार खुद इस विषय पर कमजोर नहीं बल्कि विरोध में है। सरकार इस आदेश के खिलाफ न्यायालय भी जा सकती है। क्या है आपका कहना, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर। अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो सूचना आयोग ने जो एक बड़ी पहल की है उस पहल का कोई फायदा नहीं होगा और फिर कई सालों तक आप इस अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आइए, इसी मुद्दे पर आपको फोन करके अपनी बात को कहना है, वीडियो कॉल करके स्काइप के द्वारा अपने बात को कहना है। फेसबुक पर, आप सोशल मीडिया पर भी अपनी बात को कह सकते हैं। हमारे कार्यक्रम आप कई डीटीएच प्लेटफॉर्म, केबल के साथ साथ www.sudarshannews.com पर भी देख सकते हैं। आइए, आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। जैसे ही देश को सूचना का अधिकार मिला, जनता की दिलचस्पी राजनीतिक पार्टियों के कामकाज में बढ़ गई। जनता राजनीतिक पार्टियों की आमदनी और खर्च का ब्यौरा जानना चाहती है, लेकिन राजनीतिक दल हमेशा अपनी जवाबदेही से बचते रहे। जी हाँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने चंदे का ब्यौरा नहीं देना चाहती। लेकिन 3 जून 2013 को केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम फैसला सुनाया। सूचना आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह है, उन्हें अपने खर्च और आमदनी की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। इससे पहले 2009 में भी सूचना आयोग के सामने राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करने का मुद्दा आया था, लेकिन उस बार फैसला राजनीतिक दलों के हक में रहा। इस बार आयोग ने देश की 6 बड़ी राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला सुना दिया। ये फैसला कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए दिया गया। सूचना आयोग ने कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां सरकारी प्राधिकरण हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दल सरकार से आयकर में करोड़ों की छूट हासिल करते हैं। कांग्रेस ने 2006 से 2009 तक 300 करोड़ रुपए की आयकर छूट प्राप्त की। वहीं इसी अवधि में भारतीय जनता पार्टी ने 141 करोड़ से ज्यादा की आयकर छूट हासिल की। ये राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यालय के मासिक किराए में भी लाखों रुपए की छूट हासिल करती हैं। 24 अकबर रोड कांग्रेस के ऑफिस का मासिक किराया मात्र 42,870 रुपए है। बाजार मूल्य के हिसाब से उस जगह का मासिक किराया कई लाख रुपए होना चाहिए। वहीं भाजपा का 11 अशोका रोड ऑफिस का किराया मात्र 66,896 रुपए, जो बाजार की कीमत से बहुत कम है। ऐसे में ये पार्टियां
जनता को कैसे अपने खर्चे और आमदनी का ब्यौरा देने से मना कर सकती हैं? जब इन पार्टियों को सरकार की ओर से प्लॉट आवंटित किए जाते हैं तो क्यों ये राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह होने से बचना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को 2 प्लॉट आवंटित किए गए जिनका बाजार मूल्य 1036 करोड़ रुपए है, जबकि भाजपा को दिए प्लॉट्स का बाजार मूल्य 557 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा है। तो क्या ये सरकारी सहायता नहीं है? क्या जनता को ये सब जानने का हक नहीं है? लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में आरटीआई के तहत आने का विरोध किया है। सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता आयोग के इस फैसले से खुश है। उनका मानना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को भी पारदर्शी होना चाहिए। ये फैसला देश के लिए बहुत अहम है। राजनीतिक दलों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति। जब ये राजनीतिक दल सरकार से फंड प्राप्त करते हैं तो इन्हें वाकई जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि वाकई राजनीतिक दल अपने अंदर पारदर्शिता ला पाते हैं या नहीं। क्या केंद्रीय सूचना आयोग का ये फैसला वाकई ऐतिहासिक होने वाला है या फिर ये फैसला नेताओं के सामने मुंह की खाता है? ये अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हाँ सुरेश जी। हाँ हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी, आज हमारे हिंदुस्तान को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हिंदुस्तान को महान बना सके, और वो व्यक्ति आज की तारीख में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ही देश की जनता के लिए। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ नमस्कार सर। हाँ, मैं हाजीपुर बिहार से संतोष कुमार बोल रहा हूँ सर। ये इतना भी आप इतना बढ़िया प्रोग्राम देते हैं, इतना अच्छा लग रहा है हम लोग को। हम तो आपका प्रोग्राम बराबर देते हैं सब। हाँ। देखते हैं, लेकिन इतना जो ये बीजेपी में घोर सामान चढ़ा हुआ है, हाँ, ये नरेंद्र मोदी के लिए क्यों नहीं लोग तैयार हो रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आ चलिए, रहा है। आज का विषय नहीं है। आज विषय है राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार में क्यों नहीं लाया जाए। मैं तमाम सारे कॉलर को कहूंगा कि आप जब कॉल लगता है तो उसी विषय पर बात करें जिस दिन बिंदास में जो विषय है। हम तमाम अलग अलग विषय लेकर आते हैं। जिस दिन जो विषय उस पर बात नहीं करेंगे तो हम विषय को न्याय नहीं दे पाएंगे। हमको उस कॉल को पूरा समय भी देना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में हम आग्रह करते हैं पुनः कि जो विषय हैं उसी विषय अपनी बात को रखें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम आपको इसके साथ साथ कुछ पैकेज भी दिखाते हैं और एमएमएस भी दिखाते हैं। साथ में आरटीआई के इस कानून का राजनीतिक दलों पर क्या असर होगा ये भी दिखाते हैं। संसद ने कानून बनाकर देश को सूचना का अधिकार दिया। देशवासियों ने भी इसका सदुपयोग करके भ्रष्टाचार का खुलासा किया। कई सार्वजनिक प्राधिकरणों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया। लेकिन जब संसद में बैठने वालों को जवाबदेह बनाने की बात आई तो इन्हें दिक्कत महसूस होने लगी। जी हाँ, सभी राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह होने से बचते दिखाई दिए। वैसे प्रधानमंत्री पहले भी आरटीआई कानून पर विरोध जता चुके हैं, लेकिन जब केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक दलों को जनता के प्रति जवाबदेह करार दिया तो सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर इसके विरोध में खड़े हो गए। अब जनाब खड़े भी क्यों नहीं होते, उनकी काली कमाई का जरिया जो उजागर हो रहा था। अब आप ही बताइए कैसे राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आ जाएं? जनाब ने जो काला धन विदेशों में छुपा रखा है उससे कैसे वोट खरीदे जाएंगे? अब आरटीआई वाले तो सूचना मांगकर कह देंगे फला नेता चुनाव में काला धन खर्च कर रहा है। अब तो हमारे नेताजी की पोल खुल जाएगी। ऐसे में भला कौन उन्हें वोट देगा? भाई, जिन हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार करके अपने बैंक अकाउंट भरे हैं वो तो आरटीआई के दायरे में आकर जेल की हवा खाएंगे। जो राजनीतिक दल और नेता करोड़ों के बंगलों में नाममात्र के किराए में रह रहे हैं वो तो बेचारे सड़क पर आ जाएंगे। जो राजनीतिक दल करोड़ों की टैक्स छूट पाते उनकी काली कमाई तो जनता की भलाई में लग जाएगी। करोड़ों की कीमत वाले प्लॉट राजनीतिक दलों को फ्री में आवंटित किए जाते हैं, वो कैसे मिल पाएंगे उन्हें? ये सारी छूट राजनीतिक दलों को सरकार से प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को सरकारी प्राधिकरण नहीं मानते। बड़े बड़े व्यवसायी अपने मुफीद
नीतियां बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। कुछ व्यवसायी तो केवल तभी चंदा देने का वादा करते हैं जब उनके अनुसार नीतियां बनाई जाती हैं। सारी बातों का सार यही है कि अगर राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आते हैं तो ना तो वो काले धन को चुनाव में लगा पाएंगे और ना ही भ्रष्टाचार करके मौज मस्ती कर पाएंगे। जब हर काली कमाई के लिए पार्टियां जवाबदेह हो जाएंगी तो कैसे वो ऐसे कानून के दायरे में आना चाहेंगी। आखिर 6 दलों को ही इसमें क्यों लिया जाए, सारे दलों को क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं कि इनको जो इनकम टैक्स में छूट होती है इस कारण कई उद्योगपतियों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाकर रखी है प्रदेश स्तर पर और वो केवल मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। अपने बिजनेस का डोनेशन अपने ही कंपनी में आता है, अपने ही पार्टी में आता है और उसको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। इसलिए रजिस्टर कई 100 पार्टियां, ये भी इसके दायरे में क्यों नहीं? केवल 6 ही पार्टियां क्यों? राजनीतिक दल जो भी हो, जिस भी स्तर पर हो, उसको सूचना के अधिकार के कानून में आना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। अहंकारी एक प्रकार का उन्मादी होता है, उसे दूसरों के उपकार दिखते ही नहीं है, जो अपना नहीं है उस पर भी दावा करता है, फलता भ्रष्टता बढ़ती है। ताकि वो लोग जो उस सफलता में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोगी हैं खिन्न होते हैं। जनता की नाराजगी इन पार्टियों पर भी भारी पड़ेगी। सुरेश जी, आरटीआई इन सभी नेताओं को जवाबदेह बनाती है, इसलिए सभी डरते हैं। सरकार जब लाई थी आरटीआई तो अपनी पीठ ठोकी थी, परंतु अब क्या हुआ? अब सभी को अफारा क्यों हुआ? धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। राकेश जोशी बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। बोलिए। सर, मेरा ये कहना है कि ये जो आरटीआई के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए, इसका एक रीजन है, जैसे हम इलेक्शन में वोट देते हैं वो सीक्रेट होता है, वैसे ही जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी को जिन लोगों ने पैसा दिया, कांग्रेस को पता चला, कांग्रेस उन लोगों से खुंदक निकालती है। फिर जैसे इस टाइप की पार्टी अगर कोई सत्ता में हो, कांग्रेस टाइप की, तो वो तो ऐसे लोगों को बहुत परेशान करेगी जिन्होंने चंदा दिया है। उनको पता चल जाएगा इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या उनके विरोधी दल को चंदा दिया है, तो वो उनको परेशान करना शुरू कर देती है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि आरटीआई के दायरे में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ये एक तर्क एक कॉलर ने दिया है कि नहीं होना चाहिए, इसका क्या परिणाम होगा या इस विषय पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। 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 जय हिंद। हेलो। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि जब भी आप कॉल करते हैं तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसका कृपया पालन करिए, तो ही आप अपने समय का उपयोग कर पाएंगे और दूसरे लोगों का भी समय खराब नहीं करेंगे। साथ में मैं उन तमाम हमारे सम्मानीय कॉलर को भी कहूंगा कि जो करीब करीब हर कार्यक्रम में कॉल करने का प्रयास करते हैं, कृपया ऐसा ना करें। आप अपनी एक्सपर्टी के ही विषय में कॉल करें, महीने में एक आध कॉल करें। इसके कारण जो लाखों लोग और ट्राई करते हैं, इनको मौका नहीं मिलता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि घर के 5-5 लोग एक साथ नंबर ट्राई करते रहते हैं और लगातार उन्हीं लोगों के कॉल अगर बार बार आएंगे तो उन नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बिंदास बोल का उद्देश्य है कि नए लोग सामने आए, देश को हम बोलना और बिंदास बेखौफ होकर बोलना सिखाए, और ये उद्देश्य पूर्ति होने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बोलना जरूरी है। आइए हम आपको कारण दिखाते हैं। राजनीतिक दलों का सरकारी सहायता प्राप्त करना। देश के बड़े राजनीतिक दल सरकार से आयकर में करोड़ों की छूट प्राप्त करते हैं। अपने ऑफिस चलाने के लिए सरकार से प्लॉट का आवंटन करते हैं। राजनीतिक पार्टियों का आमदनी और खर्च को छिपाना। राजनीतिक पार्टियां संविधान का हवाला देकर अपने खर्च और आमदनी का ब्यौरा देने से बचना चाहती हैं। चुनाव आयोग के सामने भी 20,000 रुपए से कम मिले चंदे को वे नहीं बताती। राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता का ना होना। राजनीतिक दल कहां से कितना चंदा प्राप्त करते हैं ये किसी को भी पता नहीं चल पाता। देश से या विदेश से, व्यवसायियों से या ठेकेदारों से कैसे चंदा आता है किसी को नहीं पता। नेताओं और व्यवसायियों का गठजोड़। कुछ लोगों का मानना है कि व्यवसायी नेताओं को चंदा देते हैं पार्टी फंड के रूप में, और नेता व्यवसायियों के हित में नीतियां बनाते हैं संसद में। आम जनता को उसका हक न मिलना। जब नेता व्यवसायियों के हक में नीतियां बनाएंगे और व्यवसायी
उन नीतियों का फायदा उठाकर दौलत कमाएंगे तो कैसे आम जनता को उसका अधिकार मिल पाएगा। आरटीआई से राजनीतिक दलों को डर। वैसे तो संसद में बैठे हमारे नेताओं ने ही आरटीआई कानून को पारित किया, लेकिन जब उनकी पारदर्शिता की बात आई तो ये नेता आरटीआई से घबराने लगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हेलो। हाँ, कानून शहरों के ऊपर लगना चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे देश की कोई भी संस्था हो। और इसका जो लिमिट है अपील का, उसका फैसले का लिमिट 1 साल से नीचे होना चाहिए। आरटीआई में सूचना देते नहीं, उनकी अपील करते हैं तो 5 साल तक तो नंबर नहीं आता है अपील की सुनवाई का, और जब तक तो सारी गड़बड़ कर देते हैं अगले। बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। मैं नवीन खत्री हूँ, वेस्ट इंडीज से बोल रहा हूँ। हाँ। जब से मैंने सुदर्शन न्यूज देखा है, हमको जो हो रहा है हैदराबाद के अंदर और कहीं पे भी, हाँ। उसका सब पता लग रहा है। यहाँ के हिंदुस्तानी भाइयों को भी मैंने बताया है क्या हो रहा है, वो सब लोग सुदर्शन देखते हैं। हाँ जी। आज के विषय पर क्या कहना है आपका? हाँ जी, हाँ, हम जो कह रहे हैं, हमारे सब गुजरात भाइयों दर्शन देख के सब हल्का। चलिए, धन्यवाद। अब भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। सवाल है कि क्या राजनीतिक दल सूचना के अधिकार में क्यों नहीं आए? क्यों इस देश की जनता, आम व्यक्ति, आम वोटर, जिस वोटर के सहारे आप सत्ता में जाते हैं, उसको सवाल पूछने का अधिकार क्यों नहीं इस देश की जनता? भले आपको वोट देने वाला ना हो, दूसरे राजनीतिक दल को वोट देता हो, लेकिन उसका लोकतंत्र पे भरोसा है, इसलिए अपना काम धंधा छोड़कर ये वोट देता है, तो उसको सूचना का अधिकार क्यों नहीं? आप राजनीतिक दल भारत के हैं, आप यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिर उनके प्रतिनिधित्व को ही आपका जवाबदेही क्यों नहीं? ये जवाबदेही के खिलाफ राजनीतिक दलों ने जो मोर्चा खोला है, इसके खिलाफ देश की जनता को मोर्चा खोलना होगा। अगले कॉलर। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। जय हिंद। बोलिए। ये बोल रहा हूँ कि आरटीआई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईएसआई आजकल पेट्रो डॉलर को कई पड़ोसी मुल्कों में पॉलिटिकल फंडिंग के लिए भेज रहा है, जिसके वजह से आज बहुत से पॉलिटिकल पार्टी भारत में आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। हाँ। भारत में सपा द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ मामला वापस लेना एक ताजा उदाहरण है, जिससे भारत की देशभक्त जनता के मन में यह सवाल उठना लाजमी है। और इस क्रम में केवल पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, महेश भट्ट जैसे लोग और कई एनजीओ संगठन भी शामिल हैं। एक अवार्ड होता है मैक्से अवार्ड, जो विदेशियों द्वारा भारतीयों को इसलिए दिया जाता है कि वहाँ इस देश में उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके और उनको लाभ हो। प्रशांत भूषण तो भारतीय सेना के मुंह पर तमाचा तक मारने की बात करता है और कश्मीर को अलग करने की बात करता है। हिंदू देवी देवताओं का मजाक कुमार विश्वास उड़ाता है। मेरा यह मानना है कि जो भी सरकारी पैसा लेकर या विदेश से पैसा लेकर अपना कार्य चलाते हैं तथा जनता का पैसा लेते हैं और जो है अवार्ड की पॉलिटिक्स में शामिल है, वह देश को अस्थिर करने में बहुत सहायक हो रहे हैं। ऐसे लोगों को भी उसमें लाया जाना चाहिए। सुरेश जी, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सर, मैं अजित साहू उड़ीसा से बोल रहा था। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी को आरटीआई का एक्ट पर आना चाहिए। हाँ। क्योंकि कांग्रेस दल को जो विदेश से पैसा आ रहा है चुनाव के लिए, हाँ, ये लोग जानबूझ के वो पैसा छुपाने के लिए उन लोग मना कर रहे हैं कि उन लोग खुद आरटीआई एक्ट में नहीं आने के लिए। आज बीजेपी जो बोल रहा है कि वो आरटीआई एक्ट में आने के लिए, वो एक अच्छी दल का संकेत दिया है देश को। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आना है। ये उनकी लॉबिंग एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद भी इस विषय पर एक है। अब तक कई कॉलर ने इस विषय पर अपनी राय रखी है। एक कॉलर ने यह भी कहा है कि ऐसा करना राजनीतिक दलों के हित की बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों का हित जरूरी है या देश का हित जरूरी है, यह भी हमको देखना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, मैं वैसे तो ये प्रोग्राम देखता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन आज चैनल चेंज करते हुए देख रहा था तो हाँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा मेरे को, और हाँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है आपने। और इसमें मेरा ये कहना है कि ये सारे राजनीतिक दल जब चंदा लेते हैं लोगों से, तो ये चंदा सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए और उन एज ए गवर्नमेंट बॉडी बन के कंट्री को चलाने के लिए पैसा लेते हैं, ना कि किसी धर्म के लिए। जब ये इस पर्पज के लिए पैसा लेते हैं तो इनका तो पब्लिक का राइट भी बनता है कि वो इसको जान सके कि ये कैसे किस पर्पज के लिए पैसा लिया और उसको किस तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है कि सारे राजनीतिक दल जो है आरटीआई के अंदर आने चाहिए, ना कि 6 राजनीतिक दल। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद। बोलिए। कुंदन बात कर रहा हूँ, कच्छ गुजरात से सर। हाँ। आरटीआई के दायरे में क्या राजकीय पक्ष को लाना चाहिए? अवश्य लाना चाहिए। ये इनको करोड़ों का जो अनुदान मिलता है, 1100 करोड़ रुपया एक 5-5 साल में उनको मिलता है, कहाँ कौन देता है उनको? यहाँ देश में कोई 100 रुपया किसी को नहीं देता है, तो इनको इतने रुपए देते कौन है और इनकी फिजूल खर्ची कितनी होती है और इसमें देश का और आम जनता का शोषण कितना होता है? तो बिल्कुल आना चाहिए दायरे के अंदर, हमारा ये मत है। धन्यवाद। ये कितनी अजीब बात है कि जिससे आप चंदा ले रहे हो, जिससे आप मदद ले रहे हो, जिसको आप कहते हो कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमको चुनाव लड़ना जरूरी है, दल चलाना जरूरी है, आप हमको मदद करो, और आप उससे चंदा लेते हो। जिससे चंदा लेते हो उसी को हिसाब देने के लिए आप नहीं कहते हो। दुनिया में कहीं पर भी ऐसी सेवा नहीं होती जिससे पैसे लिए जाते हैं, जिससे मदद ली जाती है उसके प्रति जवाबदेही ज्यादा होती है। यहां उनके लिए भी जवाबदेही नहीं है और देश के लिए भी जवाबदेही नहीं। ऐसा ठीक नहीं, और इसलिए कई दिनों के, कई सालों के फॉलोअप के बाद जब सूचना आयोग ने यह बात कही है तो इसका पालन होना जरूरी है। और ये नहीं होगा अगर इस देश की जनता आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि सारे राजनीतिक दल इसमें एक साथ है लेकिन जनता दूसरी तरफ है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। क्या कहना है आपको? सर रामेश्वर बोल रहा हूँ सर। मैं ये बताना चाहता हूँ आरटीआई के जो मुद्दा है, ये जितने भी नेता हैं इन लोगों को शुरू से लेकर जब से नेता बने तब से इनकी पूरी छानबीन के सारे नेता जितने सब जेल के अंदर जाएंगे। सब एक इनके इतनी करोड़ों रुपए कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? अगर इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाले इनके ऊपर छापा मारे, अदालत हमारी है, जज है, सब कोई है। अगर ये लोग उठ जाएं, खड़े हो जाएं, तो हमारी पूरी के पूरी ये जितने नेता सब के सब भ्रष्ट हैं, सब जेल के अंदर जाएंगे। और हम पूरी जनता से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इन लोगों को कि जब तक ये आरटीआई में आए ना तब तक इनको वोट दो ही नहीं। सारी पूरी हिंदुस्तान एक होके वोट देना है और इनके ऊपर छानबीन करें, तब जाके इनको वोट दो, तब इनको खड़ा करो। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर कुछ तथ्य भी दिखा रहे हैं, कुछ मुद्दे दिखा रहे हैं कि क्या क्या राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई ये सारी वो जानकारी है कि इनको कितने करोड़ रुपए का फायदा होता है, कितनी छूट मिलती है, कितने हजार करोड़ के मूल्य का प्लॉट इनको मिला हुआ है। इनके जो ये तो हमेशा के लिए मिला है, मतलब एक राजनीतिक दल को अगर 1000 करोड़ रुपए का प्लॉट मिला है, मानिए कि कुछ सालों बाद उस राजनीतिक दलों की स्थिति 10 पर आ जाएगी, तो 10 पर आने के बाद भी वो उस प्लॉट का मालिक रहेगा। ये कहां का न्याय है? लेकिन ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल आपस में अपने स्वार्थ के लिए तो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और ये जो लॉबिंग है, इस लॉबिंग के खिलाफ लोगों को बोलना जरूरी है। चलते हैं कॉलर के पास। जय हिंद। बोलिए। मैं आरटीआई आना बहुत जरूरी है। अगर आरटीआई के अंदर अन्याय तो हमें अब तक पता कर सकते कैसे खराब हो रहा है। आरटीआई के अंदर न्याय तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर ये आरटीआई के अंदर नहीं आती है तो हिसाब हमें कैसे देगा?
ठीक है। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं जयपुर से श्री गुप्ता। बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि जब ये अपने चुनाव के अंदर पैसा खर्च करते हैं तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इस चीज को जनता आरटीआई के माध्यम से ही राजनीतिक पार्टियों से जान सकती है। और इनकम टैक्स जैसा कि एक व्यक्ति होने से उनको आरटीआई में नहीं लाना चाहिए, ताकि रूलिंग पार्टी उनको परेशान करती है। तो क्या नाम इनकम टैक्स से भी इनका ले सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की रिजल्ट लेते हैं, इसलिए इनको आरटीआई में लाना बहुत जरूरी है, ताकि जनता का पैसा और जनता का जो चंदा ले रहे हैं उसका पूरा हिसाब जनता के सामने आ सके। जय हिंद। जय हिंद। आप भी ऐसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी जो प्रतिक्रिया आई है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा भी करोड़ों लोग हम तक अपनी बातों को रखते हैं, दुनिया भर के लोग रखते हैं। आपको बताने के लिए हमको खुशी होती है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां पर सुदर्शन के वेबसाइट के द्वारा चैनल को लाइव नहीं देखा जाता। टुनीशिया से लेकर छोटे ऐसे देश जो कि भारत के जिला स्तर के जिले की पॉपुलेशन से भी छोटे हैं, ऐसे देशों में भी सुदर्शन को देखा जाता है। और ये हम कह सकते हैं बड़े स्वाभिमान के साथ कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला भारतीय सुदर्शन को देखता ही देखता है। ये कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया है जो देश विदेश से, दुनिया के कोने कोने से आई है, और लोग क्या कहते हैं ये हम स्क्रीन पर डाल रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। हेलो। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। पूना से राजेश पांडे बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपना हिसाब नहीं देना चाहते और मंदिर और जैसे रामदेव बाबा जैसे साधु संतों का हिसाब मांगते हैं, कि अपना हिसाब देने के लिए क्यों नहीं करते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा मुद्दा है। धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा मुद्दा है कि रामदेव बाबा को तो हिसाब मांगा जा रहा है, पाई का हिसाब मांगा जा रहा है। आपको जानकर विशेषता लगेगी कि इस देश में गौशाला चलाने वाली संस्था को 35% इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कत्तल खाना चलाने वाले को सरकार सब्सिडी देती है। सरकार एक पै का हिसाब मांगती है गौशाला को, जो कि चैरिटी चलाती है, लेकिन खुद एक राजनीतिक दुकान चला रहे लोग हिसाब देने को तैयार नहीं है। कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। मैं अमोल बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए अमोल जी। हाँ, मेरा मानना यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, और इसका कारण मेरी समझ में यह आता है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, और भ्रष्टाचार अगर अपने आप ही कम होगा तो काला धन भी इससे नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी जो पिछले 60 सालों से कर रही है कि पैसा इकट्ठा करके सत्ता लाए और फिर सत्ता में रहकर पैसा इकट्ठा करे। पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये समीकरण बंद हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। राजनीतिक दलों के कार्यों में पारदर्शिता नहीं आ पाएगी। आज तक किसी भी आम आदमी को ये नहीं पता कि इन राजनीतिक पार्टियों के पास धन कहां से आता है, कौन इन्हें इतना फंड देता है जिससे वोटों की खरीद फरोख्त होती है। सरकारें बनाने और बिगाड़ने के लिए वोटों की खरीद होती रहेगी। अमेरिका के साथ परमाणु अप्रसार मुद्दे पर अल्पमत में आई सरकार ने कैसे वोटों की खरीद फरोख्त की थी, ये वाकया संसद में नोटों की गड्डी लहराते वक्त सामने आया, लेकिन आज तक उस पैसे के स्रोत का पता तक नहीं चल पाया। जनता को अपने पैसे का ब्यौरा नहीं मिलेगा। जो जनता अपनी गाड़ी कमाई से सरकार को आयकर देती है, वो जनता अपने द्वारा दिए गए पैसे का हिसाब तक नहीं जान पाएगी। चुनाव में खर्च होने वाले धन का पता नहीं चल पाएगा। ऐसा माना जाता है कि चुनाव में कई नेता विदेशों में जमा काले धन से वोट खरीदते हैं, जिसका पता चुनाव आयोग तक को नहीं चल पाता। भ्रष्टाचार के पैसे से नेता मौज मस्ती करते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों के कोष तक भी नहीं पहुंचा, जिससे इन पार्टियों के कोष में बढ़ोतरी हुई।
भ्रष्टाचार से आए पैसे से नेता विदेशों में मौज मस्ती करने जाते रहे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर सुरेश जी, हाँ, मैं हरियाणा से निप्पू बोल रहा हूँ सर। क्षेत्रीय दलों को क्यों नहीं लिया जाता सर इसके अंदर आरटीआई के तहत? यही तो हम पूछ रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को भी आना चाहिए। उसका हक में जो भी चुनाव लड़ता है या इंडिपेंडेंट लड़ता है उसको भी आरटीआई के तहत आना चाहिए सर। बिल्कुल, उससे भी पैसा खर्च करते हैं सर ये। बिल्कुल, धन्यवाद। ये भी बड़ा अच्छा मुद्दा है कि कई लोग ऐसा राजनीतिक दल में जाकर अपनी सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत आने के बजाय इंडिपेंडेंट ज्यादा राजनीति करेंगे। लेकिन जब जीवन आपका सार्वजनिक है, ऐसा आप कहते हैं, तो जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं? कॉलर, जय हिंद साहब, नमस्कार। बोलिए। मैं यही बोल रहा हूँ साहब, बोल रहा हूँ ना? हाँ हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। मैं वासुदेव सावंतराय उड़ीसा से बोल रहा हूँ। सुरेश जी, जय हिंद। बोलते रहिए आप। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ साहब, अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन ये गवर्नमेंट पर भी इंडिया ने बनाया है, और इसके लिए जो आम आदमी के लिए बनाया है, क्या जो राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान विचारपति है, डिफेंस का जनरल है, सोनिया गांधी है, एके अडवाणी है, ये इन सब के लिए लागू नहीं होता। बिल्कुल, इस चीज के लिए तो आप जानकारी दे रहे हैं, जो आम जनता के लिए हम आपको आभारी हैं। धन्यवाद। हम चलते हैं वीडियो कॉलर के पास। जय हिंद, बोलिए। सर, एक्चुअल में क्या है कि ये अगर सूचना का अधिकार है और पार्टियां सूचना देना नहीं चाहती है, तो इसके पीछे पंगा क्या है? पार्टी अगर सूचना नहीं देगी तो हम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है या पैसा वो कहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं? उसका अगर वो लोग अगर हमारे को जानकारी ही नहीं देंगे तो वो लोग कहाँ से पैसे ला रहे हैं, इसका मतलब वो 100% पैसे खा ही रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, वंदे मातरम। बोलिए। अम्बरीश क्या बोल रहा हूँ मुंबई से। सुरेश जी, मेरा एक यही कहना है कि ये पार्टियां क्यों नहीं आना चाहती हैं? क्यों, मतलब उसके तहत ये अपने आप को बचना चाहती हैं, और हमारे मंदिरों पे वो पूरा ब्यौरा मांगा जाता है, पर पार्टियां क्यों बचना चाहती हैं उससे? बिल्कुल, यही मेरा, अगर एक बार दायरे पे आ गई आरटीआई तो हमें पूरा ब्यौरा मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं के कारण कितने फेसबुक में आप देखिए कितने ये लोग मुस्लिम लोग कितना। धन्यवाद। मतलब हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम आपको हमारे पास जो अन्य तथ्य अब तक आए हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे आंकड़े आपके इस विषय के ज्ञान बढ़ाने के लिए निश्चित उपयोगी होंगे, लेकिन ज्ञान लेके अगर चुप बैठेंगे तो ना कार्यक्रम का उद्देश्य सफल होगा, ना देश के लिए कुछ आप करने का मौका सही समय पर उपयोग में ला पाएंगे। इसलिए आपको ये जानकर केवल जानना नहीं है, जानने के लिए नहीं जानना है, ये समझने के लिए जानना है, कुछ करने के लिए जानना है, और इस विषय पर कुछ ना कुछ आप करें। इसीलिए आज ये हम बिंदास आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। ये सभी का अभिवादन करते हुए हम ये कहेंगे कि आजकल जितने भी राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, सभी गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, सिद्धांतों की नहीं। हाँ। वो गठबंधन कहीं भी किसी को साथ करना पड़े, अपने क्षेत्रों में सब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं और फिर केंद्र में जाके समर्थन देते हैं। कहीं भी किसी का कोई अपना सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल। तो वैसे भी ये राजनीतिक दल सारे ही बिना सब कार्य ही इनके सिद्धांत विहीन है। इनसे कोई भी अपेक्षा करना ये हम लोगों के लिए मूर्खता होगी। हम लोगों को अब नया रास्ता ही खोजना होगा। लेकिन लोकतंत्र के सिवा फिलहाल तो दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। नहीं सुरेश जी, लोकतंत्र में ही अब हम लोगों को इन पार्टियों को बिल्कुल छोड़ देना होगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। जो पॉलिटिकल पार्टी लोग जो है ना हिसाब देना नहीं चाहता है ना, हाँ, वो लोग को जनता से वोट मांगने का हक ही नहीं है। बिल्कुल। जय हिंद। धन्यवाद। अगर आप वोट मांगते हैं, आप जिनसे वोट मांगते हैं, अगर आपको वोट का अधिकार चाहिए तो राजनीतिक दल को मान्यता देते ही चुनाव आयोग पहली ये कंडीशन रखे
कि ये मान्यता अगर आपको ये एग्री है तो ही आप सूचना इस ये कानून अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो ही आप एलिजिबल है, और जिनको मान्यता मिल चुकी है उनके लिए भी ये अनिवार्य करना जरूरी है। ये कितनी विडंबना है कि सारे राजनीतिक दल एक सुर में कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग को तो इंफॉर्मेशन देते हैं, हम आपको क्यों देंगे। सरकार के लिए सूचना का कानून लाना जरूरी है, ऐसा कहने वाले राजनीतिक दल भी अपने आप के तरफ से इस विषय के लिए विरोध जता रहे। जो सरकार विज्ञापन चला रही है भारत निर्माण का, वो कहती है कि हमारे 9 साल की उपलब्धियों में आरटीआई हमने लाकर दिया, यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। अगर आप इसको उपलब्धि सरकार के लिए मानते हैं तो इसको राजनीतिक दल को इससे दूर कैसे रख रहे हैं। कॉलर के पास चलते। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, वंदे मातरम सर। वंदे मातरम, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आरटीआई का जो राजनीतिक दलों में जो लाया जा रहा है, हाँ। ये वैसे तो ठीक है, हाँ, परंतु सर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। हमारे देश में सिरफिरे लोग हैं जो इसका दुरुपयोग करके मतलब जो है बेवजह मतलब इसका उजूल फजूल बनाएंगे और अपने आप को चर्चा में लेने के लिए इन राजनीतिक दलों को भी परेशान करके, और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। मतलब जैसे इन दोनों की तुलना में किसमें ज्यादा फायदा होगा ये भी तो सोचना होगा। सर सोचना यही है कि इसकी बजाय मतलब जो चुनाव आयोग को ज्यादा मजबूत किया जाए और मतलब जो देश का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सुधार भी कराया जाए। धन्यवाद। बीमारी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी समस्या है कि उसको वैसे तो एक ढोस से या एक उपचार पद्धति से कुछ होने वाला नहीं, ये सही है, लेकिन सारे ही नुस्खे अपनाने पड़ेंगे क्योंकि पेशेंट कोमा में है। ऐसे में कोई भी एक संभावना को छोड़कर नहीं चलेगा। सूचना के अधिकार के कानून का गैर उपयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, सिंगल डिजिट में है, और उसका जो उपयोग हो रहा है वो 2 डिजिट में है। 90% से ज्यादा सही उपयोग हो रहा है। हो सकता है कि राजनीतिक दलों को इससे कोई नुकसान हो या राजनीतिक दलों के विषय में भी इसका गलत इस्तेमाल हो, लेकिन वो कितना होगा? 10% फिर भी चलेगा। मैं कहता हूं 30% होगा तो भी चलेगा, क्योंकि 70% का तो फायदा है। आखिर हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार में, जीवन में, काम में, संस्था में, उद्योग में, व्यापार में नफा नुकसान देखकर काम करते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा है उस दिशा में जाते हैं, तो राजनीतिक दल क्यों नहीं। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, राजनीतिक दलों को सूचना के कानून के अंतर्गत क्यों नहीं लाना चाहिए, कि राजनीतिक दल इसको क्यों मना करे, इसके क्या फायदे हैं, क्या नफा है, क्या नुकसान है, और अगर ऐसा आप चाहते हैं तो इसका क्या उपाय है। आइए बिंदास में कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं। बचे हुए समय में हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को ज्यादा प्रभावी तरीके से रखें। जय हिंद। बोलिए। हाँ, जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? हाँ, मैं मिस्टर आरजे सिंह बोल रहा हूँ बेंगलोर से। मेरा कहना यह है, हाँ, कि जितने भी ये नेता हैं उनको बुला करके उनसे पूछिए कि उनका क्या विचार है इसके ऊपर। वो तो नहीं कह रहे हैं, वो तो खुलेआम नहीं कह रहे हैं। अजी, वो तो खुलेआम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, तो जितने भी बाबा लोग हैं और जो ये मठ में आते हैं और कुंभ नहाने आते हैं, इनसे बोलिए कि ये लोग अपना बेतौनी विचार दें। इनके विरोध में ये लोग क्यों नहीं करते हैं? इनके पास में अरबों खरबों रुपया पड़े हुए हैं, इनसे उनके ऊपर केस क्यों नहीं करवाते आप? उनके ऊपर केस करवाइए। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। यस, जय। हाँ सर, बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ सर, जय हिंद। हाँ सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए नाथूलाल जी। हाँ सर, जय हिंद सर। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, नाथूलाल सेन। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो नेता लोग लाखों वोटरों से वोट लेते हैं, तो उनको भी अपना हिसाब देने के लिए भी लाखों वोटरों को अपना हिसाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो वो चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, इसलिए अपना हिसाब नहीं बता रहे हैं। जब वो वोट से आगे बढ़ते हैं, वोट लेके ही तो नेता बनते हैं सर। बिल्कुल। तो उनको हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना अपने वोटरों को, जिन्होंने उनको नेता बनाया है। तो उनका भी अधिकार बनता है कि वो उन अपने वोटरों को अपना हिसाब दे। तो वो डरते क्यों है, घबराते क्यों है? बिल्कुल, यही तो सवाल है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। धन्यवाद। ये कितनी अजीब व्यवस्था है। ये तो वोटर की बात हमारे कॉलर कह रहे थे। वोटर को, देश की जनता को, जिसका वोट नहीं वो भी सूचना का अधिकार मांगेगा, उसको भी देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल तो उसको भी नहीं देते। जो चंदा देता है, जो करोड़ों रुपए का चंदा देता है, वो भी ये जान नहीं सकता कि आखिर इस पार्टी में कितना पैसा आता है, कितना जाता है,
किससे कितना आता है और कहाँ कितना खर्च होता है। कई जगह तो 20,000 रुपये से कम की जो डोनेशन है उसका उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं, चुनाव आयोग को उसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं। ये जो प्रोविज़न है इसके अंतर्गत लाखों कार्यकर्ता हमारे पास है। 19,999 रुपये की अगर आप डोनेशन की रिसिप्ट फर्जी भी कई लोगों के नाम से फाड़ोगे तो भी कोई आपको पूछेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था कितनी सही है? क्या ये जो हवाई यात्राएं हो रही है, चार्टर प्लेन के द्वारा नेता इधर से उधर भाग रहे हैं, इसके पैसे कौन देता है? ये सारी चीजें इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब सवाल के रूप में पूछी जाएगी तो राजनीतिक दलों को इसका जवाब देना अनिवार्य बन जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में कितनी बड़ी खामियां है, ये एक नई बात सामने आई है। लोग भी नहीं जानते थे कि ऐसी व्यवस्था है और ये व्यवस्था कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हम अपने आंखों से खुद देख रहे हैं। और सारे राजनीतिक दल तमाम मुद्दे छोड़ के, आपस के तमाम विरोधाभासी एक दूसरे के खिलाफ के विषय छोड़कर इस विषय पर एकमत है। आइए कॉलर के पास भी चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, जय हिंद। दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं मृत्युंजय बोल रहा हूँ लखनऊ से। बोलिए। हाँ, ये आरटीआई में जो है सभी पार्टियों को होना चाहिए, एक एक पैसे का इनका हिसाब होना चाहिए जब से ये बनी हुई है और आज तक का। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, भुवनेश्वर से बोल रहे हैं। बिल्कुल, बोलिए। ऐसा है, सबसे भ्रष्ट जो है ना, ये नेता लोग ही हैं। यही से शुरुआत होती है इस देश का पतन होने के लिए। इसलिए अनिवार्य है इनका आरटीआई में लेने के लिए। बिल्कुल आना ही चाहिए, इनका आरटीआई में आना ही चाहिए इनको। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक दल। बिल्कुल, आप उड़ीसा से बोल रहे हैं? हाँ, उड़ीसा, भुवनेश्वर। बिल्कुल, वहां पर तो कई जो नक्सलवादी है वो भी राजनीतिक दलों को पैसे देकर उम्मीदवार को लड़ाते हैं। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देश के लिए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये आप जहां से कॉल कर रहे हैं वहां पर भी ये समस्या है। ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। बिल्कुल, ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। इसके लिए कोई भी स्टेट अछूता नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं। उपाय के पहले हम इस ब्रेक में पूरे कारण परिणाम उपाय पर भी दोबारा नजर डालते, कारणों से शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दलों का सरकारी सहायता प्राप्त करना। देश के बड़े राजनीतिक दल सरकार से आयकर में करोड़ों की छूट प्राप्त करते हैं। अपने ऑफिस चलाने के लिए सरकार से प्लॉट का आवंटन करते हैं। राजनीतिक पार्टियों का आमदनी और खर्च को छिपाना। राजनीतिक पार्टियां संविधान का हवाला देकर अपने खर्च और आमदनी का ब्यौरा देने से बचना चाहती हैं। चुनाव आयोग के सामने भी 20,000 रुपए से कम मिले चंदे को वे नहीं बताती। राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता का ना होना। राजनीतिक दल कहां से कितना चंदा प्राप्त करते हैं ये किसी को भी पता नहीं चल पाता। देश से या विदेश से, व्यवसायियों से या ठेकेदारों से कैसे चंदा आता है किसी को नहीं पता। नेताओं और व्यवसायियों का गठजोड़। कुछ लोगों का मानना है कि व्यवसायी नेताओं को चंदा देते हैं पार्टी फंड के रूप में और नेता व्यवसायियों के हित में नीतियां बनाते हैं संसद में। आम जनता को उसका हक न मिलना। जब नेता व्यवसायियों के हक में नीतियां बनाएंगे और व्यवसायी उन नीतियों का फायदा उठाकर दौलत कमाएंगे तो कैसे आम जनता को उसका अधिकार मिल पाएगा। आरटीआई से राजनीतिक दलों को डर। वैसे तो संसद में बैठे हमारे नेताओं ने ही आरटीआई कानून को पारित किया, लेकिन जब उनकी पारदर्शिता की बात आई तो ये नेता आरटीआई से घबरा। कॉलर के पास चलते हैं। अच्छा, जय हिंद साहब, चौहान जी। जय हिंद, बोलिए। हाँ, ये जो आपका आरटीआई का प्रोग्राम जो आप दे रहे हैं बड़ा अच्छा है। जो राजनीतिक दल हैं इसमें कतरा रहे आने के लिए, उसकी एक ही वजह है कि आप देखेंगे जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जैसे आपके मायावती है, लालू यादव हैं और आपके मुलायम सिंह हैं, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी, अगर राजनीतिक जीवन में आने के पहले इनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए तो ये रोड छाप सब मिलेंगे आपको। लेकिन 10 साल के इसके पॉलिटिकल करियर में अरबों करोड़ रुपया, मेरे ख्याल से अनगिनत पैसा बनाया हुआ है।
तो उनको मालूम है कि अगर आरटीआई में आए तो सारी पोल खुल जाएगी। एक गरीब आदमी सरकारी कर्मचारी अगर वो बेचारा अपना एडवांस भी निकालता है तो उसको सब कुछ अपना लेखा जोखा देना पड़ता है कि व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये सारी माफी चाहते हैं क्योंकि पूरी तरह से देश को लूटने में लगे हुए हैं और 10-10 साल के पॉलिटिकल करियर में अरबपति और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए आरटीआई से बच रहे हैं, जरूर उनको आरटीआई मानना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो हेलो सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए सर, मैं राजेश सोनी। हाँ बोलिए राजीव जी। सर जी, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। आरटीआई में लोगों को कहाँ पूरी सूचना दी जाती है, क्योंकि मैंने भी आरटीआई लगाई है, उसके जवाब में छुनछुने पकड़ा देते हैं सामने वाले, तो सरकार भी छुनछुने पकड़ाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मुंबई से। हाँ, हमारा कहना ये है कि देश से जो नेता लोग हैं सबको बंद कर दो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं लोग? देश में पॉलिटिक्स रहेगा तो हंगामा तो होगा ही, खून करेगा वो लोग चोरी करेगा, वो लोग कुछ भी करेगा। इसके लिए पॉलिटिक्स ही बंद कर दो देश में से। कंपटीशन एग्जाम चालू कर दो देश में। सब जितना वोटर लोग है सब एग्जाम में अपियर होगा और जो फास्ट होगा वो जाके नेता बनेगा देश का। धन्यवाद। बड़ी अच्छी सूचना है कि राजनीतिक दल के नेता बनने के लिए भी कोई एग्जाम क्यों नहीं होनी चाहिए। केवल वोटों की राजनीति, मतलब वोट जिसको मिलते हैं वो भी एक परीक्षा है, ऐसा राजनेता बोलते हैं। लेकिन कई बार तो मिलने वाले वोट और ना मिलने वाले विरोधी वोटों को मिलाया जाए तो नेता नापास होता है। लेकिन काम करने के लिए उसके पास कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए। बिंदास में हम इसको कभी विषय भी स्पेशली लेकर आएंगे कि आखिर नेता के पास इतना नॉलेज आता कहां से है कि 5 साल के कार्यकाल में वो 4 मंत्रालय चलाता है। वहां पर आईएएस बनने के लिए या सचिव बनने के लिए तो आईएएस चाहिए, लेकिन नेता मंत्री बनता है किसी भी नॉलेज के, एक्सपर्टी के बगैर मंत्रालय और देश की नीति चलाता है। ये बिंदास में हम विषय जरूर लेके आएंगे। बड़ी अच्छी सजेशन है। हम कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हाँ, हमारी यह है कि आरटीआई इनके ऊपर भी लागू होना ही चाहिए। हाँ, हेलो, आरटीआई राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी लागू होना ही चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं पलामू झारखंड से आलोक कुमार सक्सेना बोल रहा हूं सर। बोलिए। कोई भी बेईमान आदमी अपना हिसाब नहीं देना चाहता है। हाँ। और राजनीतिक पार्टियां सभी बेईमानों से भरी हुई है। मेरा यह कहना है सूचना आयोग को सख्ती से लागू करना चाहिए आरटीआई को, क्योंकि हर पैसा में जनता का पसीना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। राजनीतिक दलों के कार्यों में पारदर्शिता नहीं आ पाएगी। आज तक किसी भी आम आदमी को ये नहीं पता कि इन राजनीतिक पार्टियों के पास धन कहां से आता है, कौन इन्हें इतना फंड देता है जिससे वोटों की खरीद फरोख्त होती है। सरकारें बनाने और बिगाड़ने के लिए वोटों की खरीद होती रहेगी। अमेरिका के साथ परमाणु अप्रसार मुद्दे पर अल्पमत में आई सरकार ने कैसे वोटों की खरीद फरोख्त की थी, ये वाकया संसद में नोटों की गड्डी लहराते वक्त सामने आया। लेकिन आज तक उस पैसे के स्रोत का पता तक नहीं चल पाया। जनता को अपने पैसे का ब्यौरा नहीं मिलेगा। जो जनता अपनी गाड़ी कमाई से सरकार को आयकर देती है, वो जनता अपने द्वारा दिए गए पैसे का हिसाब तक नहीं जान पाएगी। चुनाव में खर्च होने वाले धन का पता नहीं चल पाएगा। ऐसा माना जाता है कि चुनाव में कई नेता विदेशों में जमा काले धन से वोट खरीदते हैं, जिसका पता चुनाव आयोग तक को नहीं चल पाता। भ्रष्टाचार के पैसे से नेता मौज मस्ती करते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों के कोष तक भी नहीं पहुंचा, जिससे इन पार्टियों के कोष में बढ़ोतरी हुई। भ्रष्टाचार से आए पैसे से नेता विदेशों में मौज मस्ती करने जाते रहे। कॉलर के पास चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ पाली से। ये जो आरटीआई का प्रोग्राम आ रहा है, तमाम राजनीतिक दलों का जो है ना, हाँ, तमाम राजनीतिक दलों को जो है ना इसमें लेना चाहिए आरटीआई में, ठीक है ना। हाँ। और एक ये होना चाहिए कि जो देश में जो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे जो वोटिंग जो मांगते ना ये लोग, तो ये नहीं होना चाहिए सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद।
जय हिंद। आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। जी, मेरा ये कहना है कि आरटीआई के प्रति अपनी निष्ठा दिखाकर राजनीतिक दल अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएंगे। जन चेतना इस समय जागृत हो रही है, जो कि शिक्षा के साथ और बढ़ती जाएगी। ये एक सुअवसर है कि वे उसका उपयोग करें और निखर कर सामने आए और पारदर्शिता को अपनाएं। और इसमें केवल 6 राजनीतिक दलों को ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों को, खास करके जो नए शुरू होने वाले हैं, सबको धन्यवाद। हम वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, आरटीआई में इन पार्टियों को, सभी दलों को लेना बहुत जरूरी है। हाँ। इनसे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, जो हम टैक्स देते हैं उसका हिसाब होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब इनका एमपी का इलेक्शन होता है तो इनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग ने अभी केवल 6 राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला सुनाया है, लेकिन अब सभी दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी आमदनी और खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करें। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को भी पारदर्शी होना चाहिए। इसके लिए खुद राजनीतिक दल आगे आकर इसकी पहल करें। आरटीआई कार्यकर्ता राजनीतिक दलों पर दबाव बनाए रखें। आरटीआई कार्यकर्ता लगातार सूचना के अधिकार के तहत सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करके राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएं। आम जनता आगे आकर राजनीतिक दलों पर दबाव बनाए। आम जनता को चाहिए कि वो राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सड़कों पर उतरे। जब तक जनता आगे नहीं आएगी, तब तक राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में नहीं आने वाले। सूचना आयोग राजनीतिक दलों के आगे ना झुके। सूचना आयोग, जो कि कानूनी अधिकार प्राप्त है, उसका प्रयोग करके अधिक से अधिक सरकारी प्राधिकरणों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस नमूने के जो कार्यक्रम इस देश के अंदर लाके जनता को जो जागरूक कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको एक विशेष सूचना बताना चाहता हूँ। इस आरटीआई एक्ट के तहत हाँ, ये यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद में आरटीआई एक्ट लाई है। यूपीए गवर्नमेंट आरटीआई एक्ट लाने के बाद में सब में ज्यादा भ्रष्टाचार ही इन्हीं के राज में हुआ है। आजाद भारत के अंदर जितने भ्रष्टाचार नहीं उतने भ्रष्टाचार ये यूपीए गवर्नमेंट 1 और 2 में हुआ है। उसके बाद में भी जो है देश की जनता आरटीआई एक्ट के अंदर पूरी जो सूचना मांगने जाते हैं, तो सूचना को कोई भी आरटीआई ऑफिसर उसको सूचना को जो है जवाबदेही नहीं बनते हैं। दूसरे में हमारे पास हैदराबाद के अंदर एमआईएम कार्यालय है, उसमें जो है गवर्नमेंट ने 3 एकड़ जमीन 2 रुपए गज से उनको जो है सन 1970 के अंदर अलॉट किया था। आज आरटीआई के अंदर जाके उस काप्ती को भी पूछे तो कोई बताने को तैयार नहीं है। तो इसके समाधान के लिए आप जो उठाए हैं ये प्रश्न, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा रखते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आप हम लोगों को बता के भारतवासियों को चेतना में लाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ये ऐसे मुद्दे हम, ये एमआईएम का जो मुद्दा आया है, एमआईएम के जो सांसद है, एमआईएम के जो विधायक है, वो राष्ट्र विरोधी कार्रवाई करने के कारण उनको पुलिस अरेस्ट करती है। लेकिन ऐसे दल को ही जब सरकारी जमीन 2 रुपए पे मिलती है, तो ऐसे दल की अन्य जो गुप्त सूचनाएं हैं वो बाहर आएगी, तो और क्या क्या जानकारी बाहर आ सकती है हम जान सकते हैं। ऐसे दल के सांसद उन देशों में प्रवास करते हैं जहां पर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते हैं, जहां धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना की बात हो रही है। भारत के एमआईएम के सांसद वहां जाके उनके साथ लॉबिंग के लिए आखिर क्या काम करते हैं, सरकार को उसकी जानकारी क्यों नहीं देते, और लोकसभा के सभापति को जानकारी दिए बगैर, सचिवालय को जानकारी दिए बगैर वो ऐसे देशों में प्रवास कैसे कर सकते हैं। सूचना के अधिकार के द्वारा ये जानकारी मांगी जा सकती है, उनका ब्यौरा मांगा जा सकता है, लेकिन ये फिलहाल उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये कानून उनके ऊपर लागू नहीं है। हमने आज प्रयास किया कि आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए और केवल सरकार और सूचना आयोग या राजनीतिक दल और सूचना आयोग तक ही ये लड़ाई सीमित ना रहे, देश की जनता इसमें उतर जाए, क्योंकि देश उनका है, हम सबका है और हमने इस पर बोलना जरूरी है।
आज के बिंदास में ये विषय हमने आपके सामने रखा है। हम आशा करते हैं कि आप इस मुद्दे को तब तक जारी रखेंगे, सामाजिक संगठन तब तक आगे आते रहेंगे, कोर्ट में भी जाना पड़े तो सामाजिक कार्यकर्ता जाए और इस लड़ाई को आगे रखें। बिंदास बोल में क्या हो विषय, या आप हमको लिखकर भी भेज सकते हैं, हमको ईमेल भी कर सकते हैं और हमको सोशल मीडिया के द्वारा भी जानकारी दे सकते हैं। हमारी तमाम जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। इन सारे माध्यमों के द्वारा हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। और अभी sudarshannews.com ये जो हमारी साइट है, ये भारत की हिंदी न्यूज चैनलों के साइट में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली साइट बनी है। तो आप इसको मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तमाम सारे मीडिया पर देख सकते हैं। चैनल को इस पे लाइव भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।